हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ और विशेष रूप से राजस्थान की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। और राजस्थान की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों के अंतर्गत हमने आहाड़ और गणेश्वर है इसकी चर्चा कर ली थी। आपने देखा कि जो गणेश्वर है वो भारत की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, और आहाड़ को जैसा कि आप जानते हैं कि इसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, आहाड़ संस्कृति को। तो भारत के विभिन्न भागों के अंदर जो ताम्र नवपाषाण काल के बाद में जो ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृतियों का उदय हुआ, जिसमें विशेष रूप से आहाड़ बनास जो जिसको कल्चर कहा जाता है, या जोधपुर गणेश्वर जो कल्चर कहा जाता है, या जिसको मालवा कल्चर कहा जाता है, या जिसको जोरवे कल्चर कहा जाता है, ये कुछ ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ थी। और इन ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों में हमने देखा कि आहाड़ बनास जो संस्कृति है, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर विकसित हुई, इसका प्रमुख स्थान था। और ये आहाड़ जो बनास संस्कृति जिसके विषय में हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की, उसमें हमने देखा कि आहाड़ बनास संस्कृति है ये इसके कई रीजनल सेंटर थे, जिसमें आहाड़ तो था ही आहाड़ है, जिसमें आपको बालाथल है और गिलुंड है और ओजियाना है, ये इसके प्रमुख रीजनल सेंटर थे। तो इसमें जो आहाड़ बनास जो संस्कृति है, ताम्र पाषाणकाल संस्कृति, इसका एक जो महत्वपूर्ण रीजनल सेंटर था वो बालाथल था। और जो बालाथल है जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, ये बालाथल है वो आहाड़ सभ्यता से जो आहाड़ संस्कृति है उससे कई मायनों में भिन्न था। और ये आहाड़ संस्कृति से है वो ये जो सिंधु संस्कृति से भी काफ़ी हद तक साम्यता रखता था। लेकिन ये जो बालाथल संस्कृति है वो भी आहाड़ संस्कृति की तरह से है, वो एक प्रकार से ग्रामीण संस्कृति थी। ताम्र पाषाणकालीन जो कृषक जो संस्कृतियाँ थी उसी श्रेणी के अंदर है वो बालाथल है वो संस्कृति आती थी। और बालाथल संस्कृति की जहाँ तक हम जो जोग्राफिकल जो पृष्ठभूमि की हम बात करें, तो ये वर्तमान जो उदयपुर है उसकी 42 किलोमीटर दूर है, वो दक्षिण पूर्व के अंदर जो बल्लभनगर तहसील है वहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है बालाथल, वहाँ स्थित है। और वहाँ इसका जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आहाड़ संस्कृति का है, आहाड़ सभ्यता का संस्कृति का एक तरह से रीजनल सेंटर या इसको उपकेंद्र है वो कह सकते हैं। और इस संस्कृति का आधार भी बनास नदी है उसको कहा जा सकता है, क्योंकि आहाड़ संस्कृति का ही एक एक्सटेंशन था, दैट इज बालाथल है वो आहाड़ संस्कृति का ही एक्सटेंशन हम कह सकते हैं। जहाँ तक इसकी डिस्कवरी का प्रश्न है, इस स्थल की उत्खनन की खोज का जो डिस्कवरी करने का जो कार्य है वो प्रसिद्ध आर्कोलॉजिस्ट है प्रोफेसर वीएन मिश्रा ने है 1962 में इस स्थल का पता लगाया। तो सबसे पहले जो इस आर्कोलॉजिकल साइट है इसका जो बालाथल है उसका पता लगाने का जो कार्य है वो प्रोफेसर वीएन जो मिश्रा है, वीरेंद्र नाथ मिश्रा है, उसने सबसे पहले है वो इस स्थल की खोज की। और उसके पश्चात 1993 के अंदर है इस स्थल का उत्खनन जो एग्जीबिशन करने का जो काम है वो प्रोफेसर वीएन मिश्रा है उसके नेतृत्व में है। इसकी जो वीएन मिश्रा की जो टीम थी, जिसके अंदर वीएस शिंदे साहब थे प्रमुख आर्कोलॉजिस्ट थे, आर.के. मोहंते थे, डॉक्टर ललित पांडे थे, डॉक्टर देव कोठारी थे। तो इनकी जो वीएन मिश्रा साहब के नेतृत्व के अंदर जो इनकी टीम थी, वीएस शिंदे और आर.के. जो मोहंते हैं, ललित पांडे और देव कोठारी है, इन्होंने मिलकर के 1993 के अंदर है इस स्थल के अंदर इस स्थल की का एग्जीबिशन किया। और एग्जीबिशन करने के पश्चात है या इस स्थल से है वो जो एक तरह से 22 स्तर है वो प्रकाश में आई, 22 इसकी लेयर जो प्रकाश में आई। और एक तरह से ये 5 एकड़ भूमि के अंदर है ये स्थल है वो फैला हुआ है। और यहाँ जो 22 स्तर प्रकाश में, उसमें जो 4 स्तर हैं वो तो ऐतिहासिक युगीन जो बालाथल सभ्यता के हैं, और जो बाकी के जो शेष स्थल हैं वो जिसको ताम्र पाषाणकालीन स्तर कह सकते हैं, 18 स्तर हैं वो ताम्र पाषाणकालीन स्तर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्खनन के पश्चात इस सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि इसमें न केवल ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, अपितु ऐतिहासिक काल की सभ्यता है उसके भी अवशेष भी मिलते हैं। क्योंकि ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता विकसित होती है, उसके बाद में काफ़ी लंबा गैप होता है, और बाद में ऐतिहासिक कालीन जो लोहयुगीन सभ्यता है उसके अवशेष भी है वो इस स्थल से हमें मिलते हैं। तो इस दृष्टि से है ये बालाथल है वो आहाड़ सभ्यता से थोड़ा सा इसको अलग कर आहाड़ से एक तरह से अलग है, इसका अध्ययन हमें करना होता है, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक सभ्यता के जो लोहयुगीन सभ्यता उसके अवशेष भी इसमें इस स्थल से है वो मिलते हैं। तो जहाँ तक इस स्थल का समय का जो प्रश्न है,
इसका जो काल विभाजन है उसका जो प्रश्न है, तो हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता में जो ताम्र पाषाणकालीन जो स्तर है, जो फेज है, उसका जो समय है वो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया जाता है। और जिसका जो हिस्टोरिक काल है उसका समय है वो 5th सेंचुरी BC है, वो निर्धारित किया गया है। और एक तरह से सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि इस सभ्यता का जो कार्बन डेटिंग के आधार पर इसका जो इस सभ्यता का जो मध्यकाल है वो 2350 है, वो ईसा पूर्व वो निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से इस कालखंड है वो एक तरह से 2 फेज के अंदर इस सभ्यता का अध्ययन करते हैं, एक ताम्र पाषाणकालीन फेज और एक ऐतिहासिक फेज है। 2 फेज के अंदर इसका अध्ययन हम करते हैं। तो जहाँ इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया और उत्खनन के पश्चात जो इस सभ्यता के जो विभिन्न जो आर्किफैक्ट है, जो पुरातात्विक जो सामग्री है वो प्रकाश में आती है, उसके आधार पर है इस सभ्यता के विषय में हम एक सामान्य चित्र वो खींचने का प्रयास करते हैं। तो इस सभ्यता की जहाँ तक विशेषता की हम बात करते हैं, तो इस सभ्यता के जो भवन की बात करते हैं, तो भवन निर्माण है वो पर है वो सिंधु सभ्यता का जो प्रभाव वो काफ़ी दिखाई देता है, क्योंकि इस सभ्यता के अंदर है वो पूर्व जो हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष हमें मिलते हैं, हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। मतलब ये इस सभ्यता के विषय में हम ये कह सकते हैं, बालातल के विषय में, कि इस संस्कृति का जो प्रारंभिक स्तर है वो हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ। और बाद के अंदर जो इस सभ्यता जो इस बाद का स्तर है वो एक प्रकार से है वो हड़प्पा संस्कृति के एक तरह से समकालीन था, इसलिए हड़प्पा संस्कृति से संपर्क इसका रहता है। और बाद में ये ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के अवशेष भी इस स्थल से मिलते हैं। तो जहाँ तक इस सभ्यता के जो भवनों का प्रश्न है, तो भवनों पर है वो भवन है एज यूजुअल जो जिस प्रकार से जो हड़प्पा के जो भवन बनते थे, जिसके अंदर पत्थर के और जो एक तरह से मड है उसका इस्तेमाल करते थे, और वैसे ही बालाथल के जो भवन है उसमें पत्थर और मड के बने जो भवन है वो मिलते हैं। और इसमें इनके भवनों की विशेषता हम ये कह सकते हैं कि इनके जो भवन है वो अन्य ताम्रपाषाणकालीन स्थलों से है, वो अन्य ताम्रपाषाणकालीन जो संस्कृति है उनके भवनों से थोड़े बड़े भवन मिलते हैं। और इनमें एक बड़ा भवन मिलता है जो 11 कमरों वाला है, विशाल भवन है, वो हमें मिलता है। ऐसा भवन है वो ये 11 कमरों वाला जो भवन है वो एक प्रकार से अन्य ताम्रपाषाणकालीन भवनों से इस बालातल को एक विशिष्टता है वो प्रदान करता है। और यहाँ एक दुर्ग जैसा एक भवन के साक्ष्य भी मिले हैं। और इसमें जो दुर्ग है वो मिट्टी की मोटी दीवार से बना हुआ प्रतीत होता है, और दीवार को मजबूती के लिए आयताकार बुर्जियाँ भी बनी हुई प्रतीत होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से इस सभ्यता के जो भवन है वो मिट्टी और तांबे के, और जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गारे से निर्मित है वो भवन है वो हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ तक इस सभ्यता के जो मर्दभांड की बात करते हैं, तो ये सिंधु सभ्यता की जो मर्दभांड है वो काले और लाल मर्दभांड मिलते हैं। यहाँ के भी काले लाल मर्दभांड मिलते हैं, लेकिन इन मर्दभांडों के ऊपर और अंदर है वो चमकदार लेप है, वो उनको विशिष्टता प्रदान करती है, अर्थात अन्य मर्दभांडों से अलग है। वो एक तरह से अलग पहचान है वो बनाती है। तो काले लाल मर्दभांड है, उन मर्दभांडों के ऊपर चमकदार जो एक तरह से लेप है, पॉलिश है, वो इन मर्दभांडों पर मिलती है। और यहाँ के जो बालाथल के जो मर्दभांड है वो 2 प्रकार के मर्दभांड है, एक परिष्कृत मर्दभांड है और एक अपरिष्कृत मर्दभांड है। तो जो अपरिष्कृत मर्दभांड है उसमें प्याले कटोरियाँ वगैरह है वो मानी जाती है, और अपरिष्कृत मर्दभांड है उसमें वो ज़्यादा मिलते हैं बालाथल में। और जो अपरिष्कृत मर्दभांड का मतलब है जो आग में पूरी तरह से पके हुए नहीं है, और इनके किनारे भूरे और लाल रंग के हैं। और इसमें अपरिष्कृत मर्दभांडों में गोलाकार घड़े हैं वो हमें ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनमें जो अलंकरण मिलता है, जो मर्दभांडों पर अलंकरण मिलता है, वो हार्ड के मर्दभांडों की तुलना के अंदर है वो थोड़ा अलंकरण और रंगीन वो कम मिलते हैं, कलर्ड वो कम मिलते हैं इन हार्ड के मर्दभांडों की तुलना में। तो वो हार्ड की पोट्री को है और बालाथल की पोट्री को एक तरह से है वो एक तरह से इसकी अलग पहचान है वो बनती है, मतलब इसके मर्दभांड अलग नज़र आते हैं। तो जहाँ तक है वो इस सभ्यता के जो ताम्र उपकरण की जहाँ तक हम बात करें, तो बालाथल के निवासी, क्योंकि यहाँ तांबा प्रभुत मात्रा में मिलता है, तो यहाँ के जो क्योंकि यहाँ पर तांबा वो पर्याप्त मात्रा में मिलता था, उपलब्धता थी, इस कारण से यहाँ पर तांबे की बनी हुई अनेक उपकरण है वो मिलते हैं। उपकरण और अस्त्र मिलते हैं, जैसे कुल्हाड़ी है, चाकू है, छेनी है, उस्तरा है, बाण के फलक है वो मुख्य रूप से है वो इस तरह से मिलते हैं। लेकिन जो पत्थर के औजार हैं वो
बहुत कम मात्रा में मिलता है, बालाथल के अंदर है। और इसके अलावा यहाँ पर तांबे के जो आभूषण है वो भी हमें खुदाई में मिलते हैं, जो कानों में पहनने के लिए कर्णफूल है और गले का जो हार है वो इसके अंदर हमें मिलता है। तो इस तरह से हमें तांबे के उपकरण मिलते हैं और तांबे के जो सिक्के मिलते हैं इसके अंदर है, जो फर्स्ट सेंचुरी BC के प्रतीत होते हैं। और इन सिक्कों के ऊपर है वो हाथी और चंद्रमा के जो चिन्ह है वो भी मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे जो 3 तांबे के सिक्के मिलते हैं और 2 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जो तांबे के जो सिक्के हैं वो ढलवा तरह के हैं और सिक्कों के एक और हाथी और दूसरी ओर 3 पहाड़ियाँ और चंद्रमा का चित्र बना हुआ है। तो ये फर्स्ट सेंचुरी BC के वो हमें प्रतीत होते हैं। तो बाद में जो ये कह सकते हैं कि जो हाथ सिक्के हैं उनकी नकल पे इन पे विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह हैं वो हमें देखने को हमें मिलते हैं। तो ये इसमें तांबे के जो आभूषण और औजार हमें मिलते हैं। जहाँ तक कि जहाँ तक इनकी जो प्रमुख व्यवसाय की हम बात करें तो उत्खनन में हमें पशुओं के और जो वनस्पतियों के जो अवशेष मिलते हैं, तो उनसे हम ये उनके आधार पर कह सकते हैं कि हाड़वासी जो बालाथल के निवासी है वो की जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित थी। कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और शिकार भी करते थे। और ये तीनों जीविका के उनके साधन थे। और खेती में गेहूँ, जौ, दाल, सरसों उपजाते थे। और गाय और बैल है वो मुख्य रूप से पाले जाते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता इस बालाथल सभ्यता के उत्खनन से हमें सांड के और कुत्ते की जो मणिमूर्तियाँ वो मिलती हैं। और जैसे तीनों प्रकार के व्यवसाय ये करते थे, पशुपालन, कृषि और जो शिकार है, तीनों प्रकार के व्यवसाय वो ये करते थे। और हम यहाँ तक ये बात करें कि यहाँ पर जो सांड और कुत्तों की जो मूर्तियाँ हैं वो भी हमें इस तहसील में मिलती हैं। इसके अलावा जब इसमें हम ऐतिहासिक काल के लोह युग की बात करें तो यहाँ पर जहाँ आड़ संस्कृति की विशेषता है, जिसमें हमें तांबे गलाने की भट्टियाँ मिलती हैं, वहीं बालाथल के अंदर हमें लोहे गलाने की जो भट्टियाँ 5 भट्टियाँ मिलती हैं। ये एक प्रमुख विशेषता है जो कि बालाथल को है वो हाड़ संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति जो है अन्य स्थलों से अपने आप को अलग करती है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक काल में हमें 5 लोहे गलाने की जो भट्टियाँ मिलती हैं। और इसके अलावा जो एक तरह से जो हम ये कहें कि बालाथल से हमें कपड़े के प्रमाण भी मिलते हैं, जो 5 सेंचुरी BC के हैं। जो बराट के बाद में जो कपड़े का जो प्रमाण है वो हमें बालाथल के अंदर भी मिलता है। हालांकि सिंधु सभ्यता के अंदर हमें मौजूदों के अंदर एक चांदी का जो टुकड़ा है वो कपड़े में लिपटा हुआ मिलता है। और जो विराटनगर के अंदर कपड़े का प्रमाण मिलता है। इसके बाद में बालाथल के अंदर हम कपड़े का प्रमाण है वो हमें मिलता है। तो कपड़े का प्रमाण वो हमें बालाथल के में मिलता है, जो कि हमें एक प्रकार से है वो इन्हें अन्य संस्कृतियों से वो भिन्न है वो करता है। जहाँ तक इस संस्कृति की हम बात करें कि यहाँ पे हमें जो एक तरह से जो लिपि की जहाँ बात करें, लोह काल के अंदर है वो लाल रंग के मर्दबांड हमें मिलते हैं ऐतिहासिक काल के अंदर। और इसके ऊपर हमें ब्राह्मी लिपि में खुदा हुआ एक लेख मिलता है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर मौर्य काल में यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। और इससे पहले यहाँ कौन सी लिपि प्रचलित थी इसके बारे में स्पष्ट नहीं कह सकते, ये एक शोध का विषय है। लेकिन उत्तर मौर्य काल जो आपका प्रारंभिक जो मौर्य काल है, वहाँ उत्तर मौर्य काल है, पोस्ट मौर्य एज है, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बालाथल है वो एक प्रकार से है वो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस पे न केवल ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, अपितु एक प्रकार से ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। जो बालाथल के अंदर जो ऐतिहासिक काल के जो पूर्व ऐतिहासिक जो काल है उसमें भूरी रंग के जो मिट्टी के बर्तन हैं, घड़े हैं, चूड़ियाँ हैं और पशु की आकृतियाँ भी मिलती हैं। और खुदाई के अंदर लोहे की जो औजार भी प्रभुत मात्रा है, जिस प्रकार तांबे के औजार मिलते हैं, लोहे के औजार भी ऐतिहासिक काल के अंदर में मिलते हैं। लोहे की भट्टियाँ के बारे में 5 भट्टियाँ में मिलती हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बालाथल जो स्थल है वो जो हाड़ बनास जो कल्चर है उसका एक एक्सटेंशन था, एक उपकेंद्र था। उसके अंदर कुछ उसकी बहुत सी विशेषताएं हैं वो हाड़ सभ्यता की थी और कुछ विशेषताएं सिंधु सभ्यता से थी। सिंधु सभ्यता से भी इनका जिसके आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं पुरातात्विक सामग्री के आधार पर, मृदभांडों के आधार पर या भवनों की बनावट के आधार पर कि सिंधु सभ्यता का इनसे कोई व्यापारिक संबंध है वो रहा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान एक तरह से सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं था। जब यहाँ पर दुनिया के भारत के दूसरे हिस्सों के अंदर जो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियाँ जो विकसित हो रही थी और उसी समय यहाँ पर भी है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर वो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ वो विकसित हो रही थी। और
जो 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 मानव इतिहास की मानव के सांस्कृतिक विकास की जो कड़ियाँ हैं, जो बीच के अंदर है, वो कुछ कड़ियाँ हैं वो हमें एक तरह से इस स्थल के उत्खनन से पहले है वो हमें सांस्कृतिक विकास की कड़ियों को जोड़ने में कठिनाई हो रही थी। बालाथल के के उत्खनन के पश्चात है वीएन मिश्रा साहब और उनकी टीम ने जो बालाथल का उत्खनन किया, उससे हमें मानव विकास की जो सांस्कृतिक कड़ियाँ उसको जोड़ने के अंदर वो काफ़ी हद तक हमें मदद मिलती है। और इस स्थल के उत्खनन के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान है वो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ नहीं था, अपितु दुनिया के अन्य हिस्सों के अंदर है वो जो इंसान है वो खाद्य उत्पादक खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक अवस्था के अंदर है वो विचरण कर रहा था। उस समय हमारे यहाँ के इंसान ने है, यहाँ के मानव ने है वो सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर है वो काफ़ी हद तक है वो विकास कर लिया था। लेकिन ये बात सही है कि हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल निकट होने के पश्चात भी है बालाथल है वो एक ग्रामीण संस्कृति रही, एक नगरीय संस्कृति के रूप में विकसित नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी है वो ताम्र पाषाणकालीन जो 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 इसका जो स्तर है, फेज है, उसके विकास के बाद काफ़ी समय तक है वो हमें कुछ चिन्ह नहीं मिलते हैं। और बाद में ऐतिहासिक काल की संस्कृति के अवशेष भी है वो हमें बालाथल से हमें मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।